गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और जो बलूच वाला पार्ट है वो भी अलग होगा। और भारत का इसमें सक्रिय योगदान रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं पीओके जैसे जो भारत के जो पार्ट रहे हैं, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जो भारत का ही अभिन्न अंग है, ये वापस से मर्ज होगा। रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर श्री अंकित अग्निहोत्री जी, आंतरिक विद्रोह का क्या कोई असर भारत पर भी पड़ेगा? जैसे अभी हमने हाल ही में प्रोटेस्ट देखे जो कि बहुत हुए, और अल्टीमेटली जैसा आपने भी प्रिडिक्ट किया था और आपकी प्रिडिक्शन सटीक रही कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये आंतरिक विद्रोह और बड़ा हुआ आपको दिखता है भारत में भी? जनता थोड़ी डिमांडिंग आपको जरूर दिखेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। मतलब एक ये था कि एक भक्ति वाला माहौल था, उस भक्ति वाले माहौल से उभर कर जनता इस टाइम डिमांडिंग होगी। कौन संभावित अगले लीडर हो सकते हैं? अब जो 4-5 लोग संभावित आपको दिखते हैं, इनके चार्ट में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है योगी आदित्यनाथ का चार्ट है, और एक लंबे समय तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां पर सनातन हिंदुत्व अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। ये 100% प्रेडिक्टेड है। मथुरा काशी का जो शिलान्यास है योगी आदित्यनाथ के हाथ तय है। ये तो मोदी जी हैं, थोड़ा बहुत टॉलरेट भी कर लेते हैं। जब अगली लीडरशिप आएगी योगी जी, तो वहां पर तो फिर सीधे आपके टैंक लगा दिए जाएंगे पाकिस्तान के लाहौर इस्लामाबाद में। शायद तो वही 2027 तक उबल रही है, जिसको पीनी है पी लो, उसके बाद तक गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाए। गोरखपुर का काढ़ा, फिर बुलडोजर जो है ना, अभी केवल यूपी तक नहीं रहेंगे, फिर लाहौर कराची में भी जाएंगे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री विरचित श्री रामचरितमानस में श्री राम जन्म की मंगल वेला का वर्णन ज्योतिष के उल्लेख के साथ हुआ है कि जब योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल थे, तभी इस धरती के सभी चर और अचर जीव हर्ष के साथ झूम उठे, क्योंकि वो जान गए थे कि श्री राम जन्म की वो मंगल वेला अब नज़दीक है। महाभारत ही नहीं, रामायण ही नहीं, बल्कि सभी पौराणिक ग्रंथों में और अन्य धार्मिक पुस्तकों में ज्योतिष का बड़ा महत्व है। यह वेदों में से निकला एक ऐसा शास्त्र है जिसकी सटीक गणनाएं और ज्ञान रखने वालों को संस्कृत में दैवज्ञ कहा जाता था। दैवज्ञ अर्थात दैवीय संरचना का ज्ञान रखने वाले, उसे पढ़कर उसे समझने वाले। जिस प्रकार व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए हम इंडिविजुअल कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं और वे देश, काल और स्थिति के आधार पर गणना करके हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक उसी तरह कुछ विशिष्ट दैवज्ञ ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की कुंडली भी देखते हैं और उसी के आधार पर शीर्ष नेतृत्व और मंत्रिमंडल में होने वाले बदलावों को भी और उन सभी पर सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हैं एक ऐसे ही विशिष्ट दैवज्ञ जो अपनी लॉजिकल और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के साथ साथ ज्योतिष को जीवन दर्शन मानते हुए जीवन को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करते हैं। उनके इंट्रोडक्शन में मैं कोई भी शब्द यूज़ करूं वो सब कम पड़ेंगे, परंतु हाँ, यदि मैं किसी प्रकार उन्हें संबोधित करूं या उनका इंट्रोडक्शन करूं तो वे हैं श्री श्री 1008 नीम करौली बाबा जी के अनन्य भक्त, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर श्री अंकित अग्निहोत्री जी। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल मंथन बड़ा पॉडकास्ट अच्छा में। अपना इंट्रोडक्शन दिया और रामचरितमानस को एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक करते हुए बड़ी अच्छी चौपाई आपने कही। तो चाहे रामचरितमानस रहा हो, चाहे महाभारत रहा हो, एस्ट्रोलॉजी का जो रेफरेंस है वो हर जगह मिलता है। तो आप देखिए, बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई और कही है जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजिकली राम के बर्थ को डिफाइन कर रहे हैं। कहते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वो कह रहे हैं कि नवमी की तिथि थी, तिथि को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो आपका अभिजीत मुहूर्त था जिस समय राम जी का बर्थ हुआ, मधुमास यानी चैत्र का महीना जहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में जाते हैं, तो वो सूर्य की पोजीशनिंग भी बता रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपको पता है 14-15 अप्रैल के आसपास सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होते हैं। कहते हैं अति मध्य दिवस है, मतलब बिल्कुल मध्य दिवस है, बहुत ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, तो मौसम को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक रेफरेंस देखिए एस्ट्रोलॉजी का किस तरीके से। आप महाभारत का उद्योग पर्व उठा लीजिए जहाँ पर श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद है जी। दोनों बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, ग्रह नक्षत्र तो उनके इशारे पर चलते हैं।
कर्ण एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो कर्ण को बता रहे हैं कि इस समय तुम्हें पता है जो प्लानिटरी पोजीशन है इस टाइम चल रहा है, 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। आपका जो शनि है वो प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र रोहिणी में जाने वाला है। केतु आपका एक खराब नक्षत्र में है, और पूरा एक कैलकुलेशन बता रहा है जिसमें राजा का विनाश तय है, फिर तुम क्यों लड़ रहे हो। तो वहाँ पर कर्ण अपना कुछ कारण बताते हैं कि भाई इन्होंने मुझे मान्यता दी और मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये जो आपने प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बताया इसमें राजा का विनाश तय है। कभी भी जब एक पक्ष में एक महीने में 2 ग्रहण पड़ते हैं, उसी टाइम शनि रोहिणी नक्षत्र में हो, रोहिणी सकट भेदन हो रहा हो, मंगल के नक्षत्र में केतु भ्रमण कर रहा हो, तो ये बड़ी विनाशकारी स्थितियाँ होती है। और इसका रेफरेंस बाकायदा श्री कृष्ण कर्ण के संवाद में मिलता है। फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए आपने एक वर्ड यूज़ किया, इनको दैवज्ञ कहा गया है। तो दैवज्ञ की जो डेफिनेशन बताई गई वही बताई गई, प्रारब्ध को पढ़ने वाला, प्रारब्ध को बदलने वाला नहीं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी के प्रारब्ध में कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। प्रारब्ध को पढ़ने वाले को दैवज्ञ कहा गया, और उसके लिए ज्ञान के अलावा एक दैवी कृपा, एक भगवत कृपा आप पर हमेशा होनी ही चाहिए। तो जब तक हरि कृपा नहीं होगी तब तक आपका ज्ञान केवल एक फॉर्मूलों तक सिमट के रह जाएगा, लेकिन वो किसी प्रेडिक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सतही तौर पर रह जाएगा। सतही तौर पर जब तक हरि कृपा नहीं होगी तब तक आपका ज्ञान किसी जनमानस के लायक नहीं हो पाएगा कि आप किसी का भला कर पाएँ। बहुत ही सुंदर सर, क्या व्याख्या की है आपने और क्या शुरुआत की है। तो आज सर के साथ बड़े ही गूढ़ रहस्यों को हम उजागर करेंगे, ज्योतिष के कई तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग मेदिनी ज्योतिष मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे रुचि रखते हैं तो अब पेन पेपर लैपटॉप जो भी है सब लेकर बैठ जाइए। मेरा नाम है ऋत्विक और आप देख रहे हैं द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। सर जब मैं एडमिट करता हूँ इस बात को कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी और इस पर मेरा जो रुचि थी वो आपके ही द्वारा और आपके वीडियोस, आपके जो व्याख्याएं होती हैं यूट्यूब पर, अन्य चैनल्स पर, उसके द्वारा ही जगी। तो जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बृहद संहिता में मेदिनी ज्योतिष का एक वर्णन, एक उल्लेख मिला। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और दर्शकों को संपूर्ण विस्तार से बताएं कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। देखिए, मंडेन या मेदिनी ज्योतिष, जहाँ पर आप एक छोटे रूप में ना होकर एक बड़े रूप में विश्व में घटने वाली घटनाओं पर परिचर्चा करते हैं, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, बाढ़ की भविष्यवाणी है, किसी बड़े राजनेता को लेकर भविष्यवाणी, राजनीतिक उथल पुथल की भविष्यवाणी, देश से संबंधित युद्ध की भविष्यवाणियाँ, जहाँ पर आपकी भविष्यवाणियों का जो दायरा हो एक बड़े लेवल पर हो और जहाँ पर आप एक व्यापक व्याख्या कर पाएँ एस्ट्रोलॉजी की, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी। और ये बहुत पुरानी है। रावण को बहुत अच्छी नॉलेज थी मंडेन एस्ट्रोलॉजी की, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी से आप ग्रह नक्षत्रों की दिशा के आधार पर या उनके मूवमेंट के आधार पर आने वाली परिघटनाओं को जान सकते हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल हुआ, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैंने भी बोला ही था कि अगर एक महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, 15 दिन 18 दिन में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो फिर कुछ नेगेटिव इवेंट्स होगा, विश्व परिदृश्य में चीज़ें बदलेंगी। तो आपका एक 18 फरवरी को ग्रहण पड़ा, एक 3 मार्च को ग्रहण पड़ा, लगातार लगभग आपका 15 दिन के भीतर ये 2 ग्रहण पड़े ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हुई, भारत में भी क्रूड को लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके दिक्कत आई। तो ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक प्रभाव होता है। जब कोई प्लानेट आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है, मार्गी हो रहा है, भूकंप की प्रेडिक्शंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, जैसे कि शनि जब रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तब उसका आप पीछे का उठा कर देखिए, तब विश्व परिदृश्य में नेगेटिव इवेंट्स होते ही हैं। बिल्कुल। लाइक 2003 में आप देख लीजिए, तो वहाँ पर आपका संसद में हमला और इराक, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सद्दाम हुसैन, ये वॉर चल रही थी। उससे और पीछे जाएंगे 73, 71 का इराक, बांग्लादेश, उससे पीछे सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर उससे पीछे 30 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब ग्रह कोई विशेष पर्टिकुलर राशि में जा रहा है, नक्षत्र में जा रहा है, तो पूरे विश्व परिदृश्य पर वो अपना एक प्रभाव डालेगा। वो प्रभाव से आप नहीं बच पाएंगे। और यही एक प्रभाव अभी आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा ना, शनि का रोहिणी शकट भेदन यानी रोहिणी नक्षत्र में जाना, जो लगभग 2030 में एकदम पहुंच जाएगा। तो उससे पहले ये जो पृष्ठभूमि तैयार है विश्व परिदृश्य में, कोई युद्ध देखिए अचानक नहीं होता, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, अचानक नहीं, उसकी 2-3 साल पहले शुरुआत हो जाती है, छुटपुट।
लाइक 35 में इटली ने इथोपिया पे अटैक किया, फिर धीमे धीमे कुछ ना कुछ करते रहे। तो यहाँ पर भी रूस यूक्रेन का शुरू हो गया 2022 में, फिर इधर इराक, ईरान, इजराइल, यूएस का चल रहा है, बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी वॉर हुआ। आने वाले टाइम में ऐसे ही जो ये आपका एशिया रीजन है, मिडिल ईस्ट रीजन है, आपस में लड़ते जाएंगे जी। और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन आएगी जब शनि पूरी तरीके से रोहिणी नक्षत्र में आ चुके हैं, वो ट्रिगर पॉइंट होगा जी। तो ट्रिगर पॉइंट से पहले काफ़ी हद तक ये जो वॉर जैसी सिचुएशन से आप घटते हुए देखेंगे विश्व परिदृश्य में। आप देखिए, मैं आगे की आपको एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ। अभी हम जुलाई में बैठे हैं, अभी अगस्त में 2 ग्रहण आने हैं, हाँ, मैं वही 12 अगस्त और 28 अगस्त। ये मेजर शिफ्टिंग है। पहला ग्रहण होना है कर्क राशि में, अश्लेषा नक्षत्र में। दूसरा चंद्र ग्रहण, पहला सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण होना आपका शतभिषा और कुंभ राशि में। जी। तो जो इसका इम्पैक्ट आएगा ये वॉर को और बढ़ा देगा। कर्क राशि आम जनमानस को दिखाती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, कालपुरुष की चौथी राशि है, तो उनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आश्लेषा एक क्रूर नक्षत्र, पॉइजन को दिखाता है, नाक को दिखाता है, और जितनी क्रूर क्रियाएं होती हैं आश्लेषा नक्षत्र। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर का कुछ शुरू करना हो। इसी तरीके से जो शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव होगा, शतभिषा का मतलब ही होता है 100 चिकित्सक, 100 हीलर, यानी इसी पर ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन पर कोई संकट आएगा जी। जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन अपने आप को हेल्पलेस फील करेगा। तो हेल्पलेस मेडिसिन या मेडिकल प्रोफेशन कब करेगा? जब कोई ऐसी पैंडेमिक आ जाए या कोई ऐसी संकट आ जाए मेडिकली, जहाँ पर आपका कोविड के टाइम में मेडिकल प्रोफेशन हेल्पलेस था। बिल्कुल। वो अपना बेस्ट दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हो रही थी उनके पास ऐसा कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं था कि उसको कैजुअलिटीज़ को रोक ले जब तक कि वैक्सीन नहीं आया और उसके बाद के इम्पैक्ट नहीं आए। तो वो काफ़ी सफरिंग रहा मेडिकल प्रोफेशन के लिए। तो वैसे ही आपको ये अगस्त के बाद से फिर से एक दौर शुरू होता हुआ दिखेगा। तो आप इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर सबको स्वास्थ्य के लिए और सेहत के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर जो वॉर है ये थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में जाएगा और ये कई जगह अब छिड़ेगा। मतलब अब ये ईरान, इजराइल और यूएस तक न रह के ये आगे हो सकता है चाइना, ताइवान में शिफ्ट हो। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान का चलता ही रहता है। इसमें ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया पर भी कुछ इस तरीके की नापाक हरकतें करेगा जी। तो इस तरीके से एक पूरा जो रीजन है, रूस यूक्रेन चलता ही रहता है, वो भी उस टाइम एक्सीलरेट होंगी। तो कहीं ना कहीं हर देश या जो हर जोन है वो कहीं ना कहीं युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ होगा। उसका साइमल्टेनियस इम्पैक्ट ये आएगा कि इकोनॉमी पर क्राइसिस आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप रोक देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सप्लाई चेन है बाधित होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। तो हमें सजग और एस्ट्रोलॉजी का काम ही यही है कि आपको आने वाले संकट के विषय में सूचना दे पाना। एस्ट्रोलॉजी कोई, मेरे हिसाब से कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि वो पर्चा निकाल देंगे, नाम लिख देंगे। नहीं, ये एक पैटर्न्स को पढ़ने का तरीका है और संभावित घटनाओं का, कि इस जैसे आप डेटा साइंस पढ़ते हैं और कोई भी प्रोफेशन में आपका एनालिसिस उसी बेस पर होता है कि जब ये डेटा आया था या ये आपका कोई ट्रांजिशन हुआ था तब ये चीज़ें हुई थी। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें फिर से रिफ्लेक्ट होंगी जब ऐसा आएगा। तो यही एक एस्ट्रोलॉजी, इसको मैं साइंटिफिक अप्रोच के साथ, इसको आप तंत्र मंत्र के साथ जोड़ दें, सिद्ध पुरुष के साथ जोड़ दें, तो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी की एक रॉन्ग विंग शुरू हो जाती है। जब आप किसी के सामने अगर ये बोल दो कि ब्लाइंड कुंडली दे दो, तो वो क्या करेगा, उस ब्लाइंड कुंडली को पढ़ के एक पैटर्न बता देगा कि इस कुंडली में 10th हाउस बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत अच्छा करेगा। अभी एक आदमी राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, आईएएस बनेगा, ये एक अलग है। क्योंकि देश काल पात्र, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र को मिस कर देंगे तो आपकी एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी। अब किसी का सूर्य बहुत उच्च का बैठा है दशम भाव में, तो संभावनाएं क्या होंगी कि ये व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो अच्छी पोजीशंस पे जाएगा, अथॉरिटी मिलेगी। अगर ये ब्यूरोक्रेसी में जाता है तो आईएएस जैसी पोजीशंस को बहुत अच्छी तरीके से लीड करेगा। हो सकता है उसकी फ्री विल है, वो गया ही नहीं, उसने कहा मैंने तो बीटेक किया है, मैं सीईओ बनूंगा या अपनी कंपनी बनाऊंगा। तो ठीक है, उसने अपनी कंपनी बनाई, आज वो लीड कर रहा है हजारों लोगों को। तो एक ही ग्रह है सूर्य, और वो क्या बेसिक कैरेक्टर दे रहा है, लीडरशिप। तो आप जब कुंडली पढ़ते हैं तो किसी की लाइफ का पैटर्न बताते हैं। वहाँ पर कई जगह जो फ्री विल तो आपको मिली हुई है, तो फ्री विल से कई बार वो चीज़ें आप थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझें तो हम अपने लाइफ का एक जीपीएस समझ लेते हैं कि ये जीपीएस है एक। यहाँ पर जैसे कि आपको कोई बता दे कि आपको यहाँ से सीपी जाना है, कॉनॉट प्लेस जाना है, तो वो एक रास्ता आपको बता दिया गया कि ये आपको आईटीओ होते हुए ऐसे ऐसे जाना है। अब ये
एस्ट्रोलॉजर का काम है। अब कोई आंख बंद करके बताया, जब आप आईटीओ के पास जाओगे तो एक बत्ती मिलेगी, वहाँ एक काला कुत्ता बैठा होगा, उसको ब्रेड खिला देना, ये फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जी। उसको नहीं पता उस रास्ते में क्या होगा, उसने आपको एक पैटर्न बता दिया, उसको आपको फॉलो करना। अब आपकी फ्री विल, आप गए नहीं। हाँ, मैंने जो रूट बताया आप उस पर गए नहीं। बिल्कुल। आपने कहा उधर से नहीं जाते, एक काम करते हैं मंडी हाउस रुक लेते हैं, बंगाली स्वीट से कुछ खा लेते हैं। तो जिस काम से आप निकले थे वो काम आपका डिले होगा। फिर आप उसमें ये कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजर ने गलत बताया। एस्ट्रोलॉजर ने गलत नहीं बताया, वो आपको एक जीपीएस की तरह एक पैटर्न बता रहा है, आप उसको फॉलो करो। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनको विश्वास हो, किसी को टेस्ट करने के लिए, किसी को चेक करने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ गली आपको जानी ही नहीं तो आप उसमें फिर इंटरेस्ट ही क्यों ले रहे हो। सही बात है। और देखिए हर चीज़ में, चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, विश्वास सबसे बड़ी दवा होती है। अगर आपको किसी पर विश्वास नहीं है तो फिर ईश्वर पर भी आपको विश्वास नहीं होगा, ये दिखते ही नहीं है। हाँ, अगर ये है तो इनको प्रकट करो। अगला सवाल ऐसे जो कुतुर्क बुद्धि वाले ये भी करेंगे कि राम चिल्ला रहे हो, हमने तो हमको आज तक नहीं देखा राम को। और ये अमूमन यही एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि अरे मैं तो इसमें नहीं, जब जो नहीं मानते तो फिर मत उनको मानिए कितना आप। भी समझा दें मत वो मानिए, नहीं समझेंगे उस बिल्कुल बात ठीक बात। जिनको नहीं मानना वो बिल्कुल मत माने, हाँ, और बिल्कुल भी उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उनको न मैं कन्विंस करता हूँ और न मैं कभी चाहूँगा कि वो कन्विंस हो, क्योंकि उनकी जो अप्रोच होगी हमेशा नेगेटिव होगी। हाँ। बहुत सुंदर सर। और जिनका विश्वास होता है, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, तो फिर उन्हें पूर्ण विश्वास अटूट रहना चाहिए बिल्कुल। भगवान की संरचना पर। आज हम इतने 5000 साल से कृष्ण को मान रहे हैं ना, हम में से ना हमने कृष्ण को देखा ना हमारे पूर्वज ने कृष्ण को देखा, लेकिन उनकी शिक्षाओं को हम मान रहे हैं। हम बोल रहे हैं कपूर कल्पित कल्पना है, जब तक कृष्ण को आप प्रकट नहीं कर दोगे हम नहीं मानेंगे। तो ये कुछ लोगों में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है, इसको हम मूर्खता प्रद चीज़ें कह सकते हैं। स्यूडो इंटेलेक्चुअल जैसे कहा जाता है। सर, मेदिनी ज्योतिष की ही बात करते हैं। जैसे व्यक्तिगत कुंडली जब हम देखते हैं तो एक जन्म समय होता है, जन्म स्थान होता है, और मात्र सेकंड्स के डिफरेंस से बहुत फर्क पड़ जाता है। जी, जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में किसी देश की कुंडली आप देखते हैं तो उस देश का जन्म किस प्रकार माना जाता है? बिल्कुल। इसके पीछे देखो बहुत अच्छी कहानी है। भारत में एस्ट्रोलॉजी इतनी मानी जाती है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी। उन्होंने भारत की जो आज़ादी की घोषणा की वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन पर ही की है। ओके। क्योंकि उस समय पंचग्रही योग चल रहा था और माउंट बैटन ने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा, और कई लोगों ने कहा कि इस टाइम आप मत करो, थोड़ा 1-2 महीने एक्सटेंड कर लो। तो बट माउंट बैटन ने मना कर दिया, नहीं हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप 14-15 1-2 दिन के अंदर जो करना है कर लो। तो जिन्ना को जैसे ही खबर मिली वो तो मानते नहीं, तो उन्होंने 14 अगस्त को जो मन में आया कर डाला। पहले घोषित करना है। उसका क्या रिजल्ट आया आप देखोगे। तो लेकिन अब क्या हो सकता था कि हम डेट नहीं बढ़ा सकते थे, तो हमें एक ऐसा मुहूर्त चाहिए था जिससे कि जब भारत की स्थापना हो, फाउंडेशन हो, तो उसको ऐसी दशाएं मिले जो उसके लिए बहुत अच्छी हों, जी। और ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस मिले जो उसके लिए बेस्ट हो। तो फिर उस टाइम के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर नेहरू जी ने बुलाया था, और ये सब उनकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी की बुक है। जी। और नेहरू जी ने कई जगह रेफरेंस दिया है। पहले एस्ट्रोलॉजर थे सूर्य नारायण व्यास, ओके। बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। हरदेव शास्त्री, ये 2 फेमस थे, और उनके साथ पूरा ग्रुप था। उनको काम दिया गया कि आप एक ऐसा लग्न बताओ कि जिस टाइम मैं आज़ादी की घोषणा कर रहा हूँ, यानी उसी को हम फाउंडेशन चार्ट मानेंगे और यहीं से अब आधुनिक भारत की स्थापना मानी जाएगी। जी। वो सेट करते रहे लग्न। तो रात को उनको मिला अभिजीत मुहूर्त 12 बजे का, और एक स्थिर लग्न लिया। जो पंचग्रही योग था उसको शिफ्ट कर दिया 3rd हाउस में, साहस पराक्रम में। तो भारत का साहस पराक्रम कूट के भरा हुआ है। स्थिर लग्न लिया, भारत में स्थिर लग्न लेने का प्रभाव आया, भारत में स्थिरता रही। अच्छा। भारत टूटा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि 47 के बाद भारत के और टुकड़े हो गए, जैसे पाकिस्तान का 71 में फिर से डिवाइड हो गया। बिल्कुल। तो अब भारत की आज़ादी हो गई 15 अगस्त की रात 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में। तो एक कुंडली उस टाइम पूरी सेट करके बनाई गई थी। और जो नेहरू जी कह रहे थे, रात को जो कह रहे थे, वो कोई विशेष कारण नहीं था रात को पार्लियामेंट सेशन करने का। वो यही कारण था कि उनको एक मुहूर्त निकाल के दिया गया था कि आप इस टाइम अनाउंस करो ठीक 12 बजे। तो वो ठीक 12 बजे, मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक बात बोलते हैं कि जिस भाग्य वधू का हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आज पूरे देशवासी उसको मनाएंगे। तो वो उस टाइम जब प्लानिटरी पोजीशंस चार्ट बना, तो 12 बजे का चार्ट बनता है भारत का। 15 अगस्त 1947 वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। अच्छा। लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है। लग्न में अष्टक वर्ग में 44 पॉइंट्स डाले गए हैं, जो किसी भी तरीके से भारत को संप्रभुता, अखंडता और भारत की लोकतांत्रिक वैल्यूज कभी नहीं खत्म हो सकती। जी। साहस पराक्रम भारत का पुरजोर रहने वाला है। राइट। सर, आपने भारत की कुंडली की बात करी, वृषभ लग्न की कुंडली, और आपने ही बताया था कि केंद्र में शायद लग्न में ही राहु हैं। लग्न में उसका राहु है। क्या इफेक्ट होता है? हम धर्मनिरपेक्ष हैं।
राहु यानी सबको दूसरे धर्म के भी लोग हों, अब हम कट्टर नहीं है किसी धर्म के प्रति। जी, ओके। धर्म निरपेक्षता हमारे अंदर लेकर आता है, एक बड़ा विजन लेके आता है भारत के लिए। राहु बैठा है, राहु नॉर्मल भी किसी कुंडली में बैठा है, और राहु उच्च का होके बैठा है। अच्छा, राहु है वृषभ राशि में उच्च का, यानी एक्सोल्टेड है, और राहु वहाँ पर बैठा है। तो भारत के लिए हो गया कि एक तरीके से भारत ने कई विदेशी प्रभाव भी देखे, जैसे हमने अपना गणतंत्र दिवस पर जो संविधान बनाया, तो उसमें भी देखिए हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया, चाहे वो देश की हो, और विदेशी चीज़ों को भी अडॉप्ट किया, जो अच्छी चीज़ें थी हमने ली। इसी तरीके से हमने किसी धर्म विशेष के प्रति नेगेटिविटी नहीं दिखाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो है सब भारतवासी हैं, बिल्कुल। और भारत को एक पूरी तरीके से धर्म निरपेक्ष कर दिया, एक धार्मिक दाने बाने में नहीं डाला। दशाओं का ऐसा क्रम लिया गया कि शनि की दशा ली गई। शनि भारत की कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओके। और देखिए शनि की महादशा में क्या हुआ भारत में, जितने एग्रीकल्चर सेक्टर में शनि एग्रीकल्चर को दिखाता है, तो जैसे जन्म के समय शनि की दशा मिली, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम हरित क्रांति और बहुत सारी चीज़ों पर बढ़ते गए। बिल्कुल। भारी उद्योग हमने लगाए, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनको हम नवरत्न कहते हैं, चाहे वो दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, चाहे कुछ भी, ये सब शनि की महादशा में हुए। उसके बाद आई बुध की महादशा। बुध की महादशा में इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हुए, ज्ञान, बुद्धि, इसरो, राकेश शर्मा चांद पे जा रहे हैं, मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल काम कर सकते थे हमने वो किए। बिल्कुल। बुध के बाद थोड़ी टाइम के लिए केतु की दशा आई। केतु की दशा में थोड़ा सा ये वाला मूवमेंट आपको दिखा कि केतु 7th हाउस में, खालिस्तान वाला मूवमेंट, और थोड़े बहुत यहाँ पर एसिनेशन भी हुए, और थोड़ा सा जो आतंकवाद वाला मामला है, पंजाब हो चाहे कश्मीर हो, ये थोड़ा सा रहा। केतु के बाद शुक्र की दशा आई। शुक्र की दशा में हमने क्या किया, हम सैटेलाइट बहुत अच्छी की हमने, जितनी जितनी हमने शुक्र की दशा में वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सब हमारी शुक्र की दशा में। Luxurious। शुक्र में राहु की दशा में कंप्यूटर आ गया 1991 में। फिर आप देखो ये दशाओं का प्रभाव आया। अब शुक्र की दशा के बाद अभी जो फिलहाल भारत की दशा चल रही है, राहु की दशा मंगल की दशा चल रही है। मंगल साहस पराक्रम भूमि के कारक हैं, तो ये भारत में क्या करेंगे, जब से ये बढ़ा है तो SIR जैसे मुद्दे आए, जो कि भारत की भूमि पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटा रहा है। और आने वाले टाइम में मंगल की महादशा में भारत में जो भूमि के टुकड़े हैं बढ़ेंगे, जुड़ेंगे, मतलब घटेंगे नहीं। मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट थे वो डिफेंस एक्सपर्ट थे, तो मैंने उनसे POK वाला क्वेश्चन पूछा था। तो कहीं ना कहीं आपके संकेत से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भूमि का जो एक फ़ायदा आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर सकता है। बिल्कुल, इसके लिए हम पाकिस्तान की साइमल्टेनियस कुंडली लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली है, और इस टाइम शुक्र की महादशा उनकी 27 में खत्म होने वाली। लास्ट अंतरदशा शुरू होगी शुक्र में केतु अक्टूबर से, और दिसंबर 2027 तक रहेगी। यहाँ पर POK में टूटेगा, गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और जो बलूच वाला पार्ट है वो भी अलग होगा, और भारत का इसमें सक्रिय योगदान रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं POK जैसे जो भारत के जो पार्ट रहे हैं, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जो भारत का ही अभिन्न अंग है, ये वापस से मर्ज होगा। बहुत ही खूबसूरत। फिर तो भारत में तो एक अच्छा समय, भारत की सेना इस टाइम इतने साहस पराक्रम का परिचय देगी। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है किस तरीके से धूल जटाई। बिल्कुल। मंगल की दशा है, सेना, कमांडर, आर्मी, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। उधर ये दशा छिद्र की अवस्था में केतु का प्रभाव आ गया अंतरदशा में, अक्टूबर से छिन्न भिन्न हो जाएगा पाकिस्तान। ओके सर, इसके साथ एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि मंगल की महादशा, जैसे आप कह रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमने बात करी, यानी कि जो बाहर फॉरेन देशों से जो युद्ध हो सकते हैं। इवन आपने शुरुआत में ही बात करी थी कि जियोपॉलिटिकल स्थिति इस प्रकार की है कि पूरे देश विदेश में खासकर अलग अलग मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर के संभावनाएं हैं। परंतु आंतरिक विद्रोह का क्या कोई असर भारत पर भी पड़ेगा? जैसे अभी हमने हाल ही में एक प्रोटेस्ट देखे जो कि बहुत हुए, और अल्टीमेटली जैसा आपने भी प्रेडिक्ट किया था और आपकी प्रेडिक्शन सटीक रही कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये आंतरिक विद्रोह और बड़ा हुआ आपको दिखता है भारत में भी? देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी हमने भारत की कुंडली की डिस्कशन किया, तो अगर हम इसको उस तरीके से समझना चाहें कि जैसा नेपाल में हुआ था क्या भारत में हो सकता है, तो कतई ऐसा नहीं होगा। भारत बहुत स्ट्रांग है, और भारत में देखिए ये जो चीज़ें सरकार ने मांगी हैं, मुझे लगता है वैलिड थी, तो शायद उन्होंने मान ली। अगर कोई भी ऐसी नाजायज़ मांगे या कोई भी ऐसी विदेशी शक्तियाँ इस तरीके के प्रोटेस्ट करती हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बहुत मजबूत है। तो भारत में इस तरीके की अराजकता तो नहीं फैलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर सरकार बैकफुट में थी, उसने एडमिट भी किया, उसने रिजाइन भी किया। वो शायद कुछ बेटर चाहती थी, नहीं तो वो और भी तरीके से अगर नहीं करती तो क्या ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भारत में कम से कम अराजकता, नेपाल जैसी स्थिति,
या जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसको हम कहें, जिसका फाउंडेशन चार्ट 16 मई का है, 16 मई 2026, जी अभी राहु की अंतर्दशा चल रही, सितंबर में ख़त्म हो जाएगी। मुझे बहुत मेजर इम्पैक्ट ये पॉलिटिकल डालते हुए नहीं दिखते हैं कॉकरोच जी जनता पार्टी, जहां पर ये भारत की शांति स्थिरता को समाप्त करे। अब देखिए, जियो पॉलिटिक्स के बहुत सारे मुद्दे होते रहेंगे, उसका प्रभाव देश पर भी आएगा, महंगाई बढ़ना, क्रूड ऑयल बढ़ना। तो जनता देखिए अलग अलग तरीके से अपने जो प्रदर्शन है सरकार के समक्ष, जो कि हर लोकतांत्रिक देश में हर जनता का राइट है, उस तरीके से करती रहेगी सरकार। जनता थोड़ी डिमांडिंग आपको जरूर दिखेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। मतलब एक ये था कि एक भक्ति वाला माहौल था, उस भक्ति वाले माहौल से उभर कर जनता इस टाइम डिमांडिंग होगी, चाहे वो किसान हो चाहे छात्र हो, वो अपनी मांग रखेंगे। और मुझे लगता है सही तरीके से रखेंगे, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ के साथ रखेंगे, और सरकार को जहाँ ठीक लगेगा उनको मानेगी, और जहाँ पर नाजायज होगी वहाँ पर अपने डिसीजन लेगी। बट भारत में अराजकता, अस्थिरता, विखंडन या कोई इस तरीके का देखना कि श्रीलंका, नेपाल में हमने देखा पार्लियामेंट में घुस गए लोग, राष्ट्रपति भवन में घुस गए, बांग्लादेश में लोग भागना पड़ा हेलीकॉप्टर से, तो भारत में नहीं तो होगा। कम से कम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये तो एक रिलीफ की, राहत की सांस लेने वाली बात है। परंतु आपने एक बार ये भी कहा था कि शायद प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल ना कंप्लीट कर पाए, जो ये थर्ड टर्म जो उनकी चल रही है। ऐसा किस बेसिस पे आपने कहा था? देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए हर व्यक्ति के लिए, मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी की हम बात करेंगे, हम दशाओं पर बात करेंगे, हम बाहर के क्या फैक्टर उन पर बात नहीं जी करते। ओके। वृश्चिक लग्न की कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की, लगन में ही अच्छा नीच भंग राजयोग है। मंगल की दशा 2020 से शुरू हो गई थी उनकी। उस दशा का एक अच्छा प्रभाव ये भी देखने को मिला कि 24 में कम सीटें आते हुए भी या कम मार्जिन होते, प्रधानमंत्री तो मंगल ने बना दिया उन्हें। बिल्कुल। लेकिन अब जो उनकी दशाएं, जैसे इससे पहले मंगल से पहले इनकी जो बाकी की दशाएं थी वो चल रही थी, वो एक अलग इम्पैक्ट दे रही थी। चंद्रमा की दशा चल रही थी, चंद्रमा नीच भंग राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक महादशा खत्म हो रही है 27 में, और राहु की दशा आ रही है। राहु इनके 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है। 12th हाउस को कई बार हम रिटायरमेंट का भी हाउस कहते हैं, मैं दशाओं के माध्यम से बता रहा हूँ। इंटरनल उनका क्या फैक्टर होगा वो अलग विषय, वो पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकती है। यहाँ पर राहु की दशा जब शुरू होने वाली है दिसंबर में 2027 में, उससे पहले पहले दशा छिद्र की जो अवस्था होगी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देगी एज पर एस्ट्रोलॉजिकली। ओके। तो अब देश काल में, या जो हम कहें कि एक हो सकता है कि उस टाइम एक सेफ एग्जिट उनको दिखे, क्योंकि किसी ना किसी को तो हैंड ओवर करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक अनलिमिटेड या टाइम तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हो सकता है ग्रेसफुल रिटायरमेंट ले लें। जुलाई में एक उनका इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, तो ये देश काल पात्र मैंने लगाया कि उनको लगे कि शायद ये 5 साल के लिए उनका जो मार्गदर्शन है देश को किसी ना किसी वे में मिलता रहे। हम अगर ये देखें तो सेम पैटर्न पुतिन करते रहते हैं रूस में। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर वाला ज़्यादा टाइम हो जाता है तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो हम जब छोटे पे तब भी पुतिन को पढ़ते थे रशिया में, हमें लगता है हमारे बच्चे भी पुतिन को ही पढ़ते हैं। तो वहाँ चलता रहता था। चाइना में शी जिनपिंग। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं और वो कंटिन्यू रहेंगी, तो मोदी जी भी उसका रिस्पेक्ट करेंगे, तो एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये दशाएं कराती हैं। ओके। कई बार आपने देखा है बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट अचानक संन्यास ले लेते हैं। राजा दशरथ, सम्राट अशोक, वो हृदय में इच्छा होती है कि अब डिटैचमेंट की तरफ, 12वां भाव डिटैचमेंट, रिटायरमेंट, ग्रेसफुल रिटायरमेंट, उस तरफ ले जाएगा। तो एक माइंडसेट ऐसा होगा। जियो पॉलिटिक्स और बाकी परिवेश को देखें तो शायद पार्टी को ये लगे किसी नए व्यक्ति को अब तैयार करना चाहिए जो अगले 15 साल 20 वर्ष भारत में और इस तरीके से सनातन और हिंदुत्व के लिए काम करे। मोदी जी को जो डेस्टिनी ने काम दिए थे ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे कर दी। चाहे राम मंदिर की स्थापना हो, उनके कार्यकाल की कुछ चीज़ें हमेशा याद रखी जाएंगी। धारा 370, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए देशवासी हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। जो चीज़ें होल्ड पर थी वो चीज़ें उन्होंने की हैं। तो फिर डेस्टिनी अब आगे भी किसी को चुनेगी, उनसे भी कुछ काम कराएगी। तो ये दशाएं ही जीवन में दिशाओं का निर्धारण करती हैं। तो सही समय पर कौन सी दशा आ रही है वो आपके जीवन का एक प्रतिचित्रण दिखा देती है। तो ये मोदी जी की दशाओं के आधार पर प्रतिचित्रण है कि राहु की दशा उनको ये कहेगी कि अब यहाँ पर हमें खुद से भी एक होता है कि अब पॉलिटिक्स में ना जाके अब हम इनएक्टिव पॉलिटिक्स यानी प्रेसिडेंटशिप की तरफ चले जाते हैं। तो वो एक चीज़ कर सकते हैं। सर आपने एक मेरे अगले प्रश्न का ही एक संकेत कर दिया जो मैं पूछने वाला था, कि जब हम देखते हैं कि ठीक है शीर्ष नेतृत्व में अब बदलाव की संभावना है, आप जैसे बता रहे हैं, तो आपके अभ्यास में जो आप स्टडी करते हैं, आपने शायद हो सकता है देखा हो कि कौन संभावित अगले लीडर हो सकते हैं। क्या ये भी बोलना संभव है? नहीं, ये तो संभव है। देखिए अगर उन संभावित चेहरों में सबसे प्रबल जो दावेदार है, जैसे आप देवेंद्र फडणवीस ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, अमित शाह जी ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ ले लीजिए,
अब जो 4-5 लोग संभावित आपको दिखते हैं, इनके चार्ट में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है योगी आदित्यनाथ का चार्ट है, मेष लग्न का चार्ट है। शुक्र की दशा उनकी स्टार्ट है 2024 से 2044 तक रहेगी। सरकार तो बीजेपी की रहने वाली। 27 में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार जा रही, सरकार बीजेपी की रहेगी, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन मिड हो सकता है। और योगी जी के 27 में दिल्ली आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यूपी इलेक्शन वो जिताएंगे, यूपी इलेक्शन की हो सकता है वो सीएम की ओथ भी ले, लेकिन उसके 3-4 महीने बाद, कुछ समय बाद ऐसे सरकमटेंसेस बन सकते हैं कि वो दिल्ली आए, भारत के प्रधानमंत्री बने और एक लंबे समय तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, जहाँ पर सनातन हिंदुत्व अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। ये 100% प्रेडिक्टेड है। मथुरा काशी का जो शिलान्यास है योगी आदित्यनाथ के हाथ तय है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का, जैसे मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मोदी जी का जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो योगी आदित्यनाथ तोड़ेंगे और बहुत लंबे समय तक रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। और मुझे लगता है देश का जो पुरातन गौरव है, हमारा जो ज्ञान है, वो वापस आएगा। सर ये काफ़ी आप इफ़ आई मे से सो ये थोड़ी सी बोल्ड भविष्यवाणी भी है, परंतु जिस प्रकार मेरा विश्वास है, मैं जानता हूं कि बहुत लोग इस पर विश्वास भी करते हैं, तो एक तरह से आप बता रहे हैं कि विपक्ष की वापसी का कोई रूट आपको नहीं दिखता है। मुझे विपक्ष सत्ता में आती हुई तो नहीं दिखती है, तो इसको लेके मैं कई बार भी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। मुझे विपक्ष में कम से कम कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत अच्छा राजनीतिक आधार नहीं दिखता है। कांग्रेस की स्थापना जो कि 1979 में हुई थी, कांग्रेस आई की, उसका जो फाउंडेशन चार्ट अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें नेगेटिविटी दिखती। वहाँ पर भी पार्टी में आने वाले समय में 2 फाड़ होनी तय है, जैसे कि आपने एनसीपी में देखी, शिवसेना में देखी, और यहाँ पर गांधी परिवार से बहुत हद तक जो उनकी पावर्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। और चांसेस है कि जो पंजा चुनाव चिन्ह है वो गांधी परिवार से रिमूव हो जाए। क्योंकि आप अगर शरद पवार के बारे में सोचें तो बड़ा असंभव था कि शरद पवार के बिना एनसीपी, लेकिन है। आप अगर आज पहले कोई कहता तो कहते अब ये तो हो ही नहीं सकता, शरद पवार मीन्स एनसीपी। शिवसेना भी कोई नहीं। अब मैं बोलूं कि शिवसेना विदाउट ठाकरे आप सुनोगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस शिवसेना कोई अस्तित्व ही नहीं जहाँ ठाकरे नहीं है, बट चल रही शिवसेना अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट में है। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये पॉलिटिक्स एक अलग सिनेरियो होता है और एस्ट्रोलॉजी एक अलग सिनेरियो होता है। तो जब हम उसको मिक्स नहीं करते, केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से समझते हैं, तो हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, और जब समय आता है तो वो चीज़ें घटित भी होती हैं और होती भी है। जी सर, जियोपॉलिटिक्स में जैसे हमने चर्चा करी, हमने युद्ध में जो देश सक्रिय रहेंगे उनके नाम लिए, यूएस, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, परंतु क्या कुछ देश ऐसे भी होंगे जो थोड़ा इससे बचे रहेंगे, जो थोड़ी बेहतर स्थिति में होंगे? देखिए, जब 29-30 तक आएगा तो ऐसी बेटर सिचुएशन तो ऐसी नहीं होगी कि आप बटे रहें या आप ना लें, तटस्थ वाली स्थिति नहीं होगी। और हमेशा की तरह हर वॉर में 2 ग्रुप में लोग बटेंगे जी। और वो जो ट्रिगर पॉइंट है 2030 वाला, उस टाइम मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड 80 to 90% कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और सभी जगह देखो, आज आप देखो, ना चाहते हुए भी दुबई उस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि उसके पास यूएस बेस है। कुवैत हो गया, कतर हो गया, ये कोई युद्ध में थोड़ी नहीं थे, लेकिन पर अटैक हो रहा है, बहरीन वगैरह सारी बहरीन। तो ये एक अब हम लोग वैसे नहीं रह गए कि अलग अलग है। अब सीमाएं भले अलग हों, बट चाहे ट्रेड की वजह से, चाहे डिफेंस सेक्टर की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, चाहे बेस बना रखा हो हमने अपना, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो एक का खामियाजा, अगर आप अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर जो अमेरिका के एंटी नेशनल देश हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल, वो आप पर भी अटैक करेंगे। आप चाइना पर अटैक कर रहे हो तो चाइना के सपोर्टर आप पर करेंगे अटैक, तो आप बच नहीं सकते हो। तो ये एक रहेगा कि कहीं ना कहीं हर कंट्रीज इन्वॉल्व रहेगी। भारत के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि हम तटस्थ तो नहीं कहूँगा, परंतु हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिप्लोमेटिक टर्म्स में बात करते हैं, एक तरह से तटस्थता ही कहते हैं उसको, कि हम किसी का पक्षधर नहीं बनते। तो ये हमारे लिए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। पक्षधर हम तब तक नहीं बनते जब तक हम पर आक्रमण नहीं होगा। अगर भारत पर आक्रमण होगा तो भारत बहुत कठोर स्टैंड लेगा यहाँ पर, मैं कहूँ जी। और मुझे लगता है कि ऐसा स्टैंड लेगा जो आने वाले टाइम में नाजीर बनेगा, नजीर जिसको कहते हैं। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत तटस्थ स्टैंड लिया था। अब वो नहीं है कि हम जिनेवा एक्ट फॉलो करें कि हम बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे फाइटर प्लेन पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर में घुस के मार के आए हैं। हमने नहीं मानी वो जेनेवा ट्रीटी थी जो आपकी, जहाँ पर आप कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। करो बॉर्डर क्रॉस, खुली छूट थी ना, ये चाहे उरी वाला मामला हो, करो, पार जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला भी है, हम नहीं मारा है, जो करना कर लो। हमने ये भी नहीं कहा कि जो वहाँ पर अटैक हुआ है, जैसे पहले की सरकार कहीं बोल देती थी नहीं हमारे लोग नहीं है, सीधे बोला हमारे लोग थे, मार के आए हैं, हनुमान जी की तरह गए, आग लगा के आ गए। तो मोदी जी बोल रहे हैं।
तो हमने ये भी नहीं कहा कि हम कोई डर गए कि हमारी आर्मी नहीं, कि हमारी आर्मी ने बॉर्डर पार किया और हमने एक सख्त मैसेज दिया। तो ऐसे ही सख्त मैसेज हम देते रहेंगे। तो भारत कम से कम मंगल की दशा में बिल्कुल डरने वाला तो नहीं है जो 32 तक है। अगर यहाँ पर अटैक हुआ तो भारत तटस्थ, वो नेहरू वाली जो तटस्थ नीति है, पंचशील सिद्धांत है, वो बदल चुके हैं अब। जी अब यहाँ पर कठोरता के साथ जवाब मिलेगा। बिल्कुल सर। ये तो मोदी जी हैं, थोड़ा बहुत टॉलरेट भी कर लेते हैं। जब अगली लीडरशिप आएगी योगी जी, तो वहाँ पर तो फिर सीधे आपके टैंक लगा दिए जाएंगे पाकिस्तान के लाहौर इस्लामाबाद में। किसी ने सर एक मीम भी शेयर करा था सोशल मीडिया पर, मैं थोड़ा सा साझा कर रहा हूँ आपके साथ और दर्शकों के साथ भी, कि चाय तो भाई 2027 तक उबल रही है, जिसको पीनी है पी लो, उसके बाद तक गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। गोरखपुर का काढ़ा, फिर बुलडोजर जो है ना, अभी केवल यूपी तक नहीं रहेंगे, फिर लाहौर कराची में भी जाएंगे। अरे बाप रे। सर इसके साथ एक मन में एक भाव थोड़ा सा कॉन्शियसनेस का, थोड़ा सा कंसर्न का भी आता है। जब हम इतनी उथल पुथल की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनेगी 2030 तक, 32 तक, इसके बीच आम जनता, क्योंकि ज्योतिष एक मार्गदर्शन और आपके जीवन की दिशा को केंद्रित करने का एक जरिया है, आम जन को क्या करना चाहिए कि वो इस समय को बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल पाए? देखिए, जब बाहर का मौसम प्रभावित हो तो उसका असर आपके घर पर पड़ेगा। तो हमें सावधानी ये रखनी चाहिए, अपनी सेविंग्स बहुत प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए, जिससे कि हम क्राइसिस के टाइम में मैनेज कर पाएँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में इस टाइम नहीं करने चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट सेव करके रखने चाहिए कि ख़राब समय में अगर हमारे पास 6 महीने साल भर का रनवे तो हो अपने आप को रन करने का। प्लस फिजिकली और मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, किसी भी तरीके की डिसीज़, बीमारी। और देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं कहूँगा कि बाकी आप अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनी, एक प्रारब्ध है, तो सब पर एक जैसा सेम इम्पैक्ट नहीं आएगा। किसी पर बेहतर आएगा, किसी पर कम बेहतर आएगा। अब कोविड में कई लोग माला माल हो गए ईमानदारी से काम करके, मतलब गलत काम करके नहीं। कुछ लोग का प्रोफेशन ही ऐसा था कि कोविड में उनको बहुत फ़ायदा हुआ, जो मेडिकल प्रोफेशन से थे या जो भी इस तरीके से थे, कंप्यूटर वाले लोग थे, ऑनलाइन वर्क की वजह से बड़ा उनको फ़ायदा हुआ। बेचारे जो दूसरे पक्ष के लोग थे, होटल रेस्टोरेंट वाले, वो बैठ गए। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव डालता है। जी जैसे रियल इस्टेट है, ये डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा बूम क्रैश होगा। शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्थ की तरफ रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत सहजता के साथ डील करें, बहुत अग्रेशन ना दिखाएं। कोई भी हैपहैज़र्ड वे में कोई भी डीलिंग्स ना करें। हाँ, अभी जिस चीज़ की नीड ना हो वहाँ पर इन्वेस्ट मत करें, कम से कम अगले 2 साल तक। जी सर, इसके साथ साथ एक पर्सनल सवाल मेरा ये भी होता है जी। कि जैसे आपने विष्णु सहस्त्रनाम की बात करी, तो क्या आप अपनी साधना में भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि इंटरनली इंसान को शांति प्रदान करे, जो कि आप साझा करना चाहें व्यूअर्स के साथ? देखिए, मेरी तो साधना बहुत साधारण है। जितनी जिसकी पूजा साधारण होगी, मुझे लगता है वो करने में उतनी ही आसानी होगी। तो आप एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और दूसरा वो सारे काम कीजिए जो ईश्वर के काम है। अगर आप किसी की हेल्प, अब नीम करोली बाबा को मैं फॉलो करता हूँ, तो उनका एक ही संदेश है, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, सभी के लिए कुछ ना कुछ करो। जी। और महात्मा गांधी का भी एक बहुत स्टेटमेंट है कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपके नहीं, आप ट्रस्टी हो उनके। आपकी ज़रूरत के बाद जो पैसे आपके पास बचें वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प में लगाने चाहिए, चाहे जिस वे में आप लगाएं। तो मेरे हिसाब से आत्मिक शांति के लिए ज़रूर दिन में एक ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर आप किसी रोते हुए चेहरे पर हंसी लाते हैं, किसी आत्मा को तृप्त करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास कम से कम 2 रुपये तो होंगे, मैं किसी को बिस्किट खिला दूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, मैं भी रोड पे ही बैठा हूँ, तो मैं किसी से 2 मिनट प्यार से बात तो कर सकता हूँ, किसी के कुछ काम तो आ सकता हूँ, किसी का कोई गाड़ी रुक गई उसमें धक्का लगा के उसे आगे तो बढ़ा सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ बेहतर किसी के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। हर चीज़ पैसे से नहीं होती। अरे कुछ नहीं है तो आपके पास एक मुट्ठी चावल होगा, डाल दीजिए किसी पेड़ के नीचे, बहुत सारे पक्षी खा जाएंगे, कितनी आत्माएं तृप्त होंगी। तो तरीके बहुत सारे, साधन बहुत सारे करने आपको। तो आपको एक तो अपनी इनर पीस के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, जिससे 9 के 9 ग्रह आपके बैलेंस होंगे, और गायों की सेवा जरूर करनी चाहिए व्यक्ति को जीवन में, और कुछ मानवता से संबंधित काम, धर्म कर्म से संबंधित काम, किसी भूखे आदमी की आत्मा को तृप्त करने का काम। जैसे कि नीम करोली बाबा का सबसे जो फेमस या सबसे अच्छा काम उनको लगता था, वहाँ पर जाने के बाद कोई खाली पेट नहीं लौट सकता। उनको खिलाने का बहुत शौक था। उनके आप वीडियो भी देखो तो कह रहे नाश्ता करके जाना, अरे इसको दूध पिला दो, इसको खाली पेट मत भेजो। और कहते थे खाना बनवा के रखो, इतने लोग आने वाले हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद उनको खिलाने का बहुत शौक था, क्योंकि उनका कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, और जब आप किसी को आप प्रेम पूर्वक देते हैं, समर्पित करते हैं, तो आप ईश्वर को समर्पित कर रहे होते हैं।
और यही सेम चीज़ हमें जो आइडियोलॉजी स्वामी विवेकानंद भी दे गए बिल्कुल। कि जो ईश्वर है वो मंदिर के बाहर बैठा है, मंदिर के अंदर नहीं। मंदिर के अंदर जाओ, प्रार्थना करो, सर झुकाओ, अपना जो भी चीज़ें करनी है करो। जो प्रसाद है, जो भोग है, वो बाहर बैठा ईश्वर ग्रहण करेगा। अंदर बैठे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पंच तत्व से नहीं बना है, उसको भूख नहीं लगती आपकी तरफ। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मेरी जो लॉजिक है एकदम ठीक है। हजारों लीटर दूध वहाँ पर चढ़ाने की जगह आप आंशिक रूप से वहाँ चढ़ा के किसी गरीब बच्चे के पेट में जब जाएगा, वो भी तो एक आत्मा है, बिल्कुल। वो भी उस आत्मा को ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर किस वे से लेंगे? जो वेस्ट हुआ है वहाँ पर, कि जो उस गरीब बच्चे के पेट में गया है, जब वो गरीब बच्चे की जो करुण क्रंदन है जब बंद होगा उस दूध को पीने के बाद, तो उस माँ से, उस बच्चे से जो आशीष निकलेगा, वही आशीष तो ईश्वर का आशीष है। हम समझ नहीं पाते, तो हमें अपनी जो सोच है उसको उस डायरेक्शंस में जितना हम ले जाएंगे और जितने सिंपल रहेंगे हम पूजा पाठ में, कोई अंगूठी नहीं पहननी, कोई विशेष मंत्र नहीं करना, कोई विशेष उपाय नहीं करना। एक ही उपाय है, अपने कर्म को ठीक करना और अपने कर्म से किसी के कर्म को और ऊपर उठाना है और उसके लिए कल्याण करना है। यही एक महा उपाय है इस कलयुग में, और इसके अलावा मुझे लगता है कि और किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल। कर्म सिद्धांत के आधार पर क्या सुंदर आपने व्याख्या करी है कि आपके कर्म, आपके सुकर्म ही आपको आगे तक पार करा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये समय हमारे लिए निकाला। दर्शकों को आज की ये चर्चा पसंद आई तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर के साथ ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी एक डिफरेंट टॉपिक पर। देखते रहिए द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। नमस्कार आपके भी सभी दर्शकों को, और अंत में सभी दर्शकों को जाते हुए मैं कहूँगा कि नीम करोली बाबा की आप पर विशेष कृपा बनी रहे और जीवन में आप बहुत उन्नति करें और ऋत्विक जी भी जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।